आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई में संकलित कविता छापा का अध्ययन करेंगे। छापा अर्थात रेड। जब सरकारी अधिकारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हमारे घरों, दफ्तरों आदि की तलाशी लेने आ धमकते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को छापा कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में छापा आयकर अर्थात इनकम टैक्स विभाग वालों का है, जिन्हें कहीं से यह सूचना मिली थी कि लेखक के घर बहुत सा काला धन अर्थात अनधिकृत रुपया है। छात्रों, यह एक हास्य व्यंग्य कविता है। इसमें कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से सामान्य नागरिक की आर्थिक स्थिति एवं छापामारों की कार्यप्रणाली का वर्णन हास्यात्मक रूप में किया है। कवि ने बताया है कि कभी-कभी आयकर विभाग वाले गलत सूचना मिलने पर आम आदमी के घर छापा मारने पहुंच जाते हैं और जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तब वे क्षमा मांगकर लौट जाते हैं। कवि इसके माध्यम से यह बताना चाहता है कि कभी भी किसी भी सूचना की पुष्टि अर्थात सत्यता की परख, प्रामाणिकता की परख किए बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गिरधर कविराय ने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपने जग में होत हंसाए। बिना सोचे समझे उठाए गए कदम से केवल असफलता एवं निराशा ही हाथ लगती है। इससे समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ दूसरों को तकलीफ भी पहुंचती है। छात्रों, इस कविता में श्लेष अलंकार का प्रयोग करके कवि ने कविता में रोचकता लाने का प्रयास किया है। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है। छात्रों, इस कविता के कवि श्री ओम प्रकाश आदित्य जी हैं, जिनका जन्म 5 नवंबर 1936 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ तथा इनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इन्होंने समाज के चरित्र को अपनी हास्य व्यंग्य कविताओं में बखूबी बयां किया है। ये हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। दर्जनों पुरस्कार और विदेश यात्राएं इनके काव्य जीवन का हिस्सा हैं। अपनी लंबी चौड़ी काया के साथ जब ये अपनी ओजस्वी वाणी में राजनीति से लेकर सामाजिक विडंबनाओं को हंसते हंसते लताड़ते थे, तो श्रोता हंस हंस कर लोट-पोट हो जाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर आदि। छात्रों, इस कविता का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व हम इस कविता में आए विशिष्ट शब्दों के अर्थ जानते चलते हैं। पहला शब्द है छापा, जिसका अर्थ है धावा या जांच पड़ताल। सोना, गोल्ड एक धातु। यहाँ सोना शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ है धातु और दूसरा अर्थ है
सोने की क्रिया जिसे नींद कहते हैं। स्वर्ण सोना, सुवर्ण, सुवर्ण के भी दो अर्थ हैं। एक तो इसका अर्थ होता है सोना, दूसरा अर्थ है सु अर्थात सुंदर, वर्ण अर्थात अक्षर। रोष क्रोध या गुस्सा, काव्य कविता, बिखेरे फैलाए या छिटकाए, झुंझलाना चिढ़ना चिड़चिड़ाना। अनधिकृत जिसके लिए अधिकार न मिला हो उसे क्या कहते हैं? अनधिकृत। अर्जित किसी प्रकार प्राप्त या एकत्रित किया हुआ। अर्थ, अर्थ के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक अर्थ है मतलब और दूसरा अर्थ है धन, पैसा, संपत्ति। साहित्य के अर्थ में अर्थ शब्द का अर्थ है मतलब, और अर्थशास्त्र में अर्थ अर्थात धन। कड़क कर तेज स्वर में बोलना। चांदी एक धातु है और दूसरा यहाँ पर चांदी का अर्थ जो है बालों की चांदी अर्थात सफेदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उद्भ्रांत हैरान, परेशान, भ्रमित। नोट, नोट के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक नोट मुद्रा करेंसी और दूसरा नोट का अर्थ है परीक्षा के समय लिखे जाने वाली टिप्पणी। परीक्षा इम्तिहान। गरजना जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा, मुद्रा का दो अर्थ। एक मुद्रा का अर्थ है करेंसी सिक्का और दूसरा अर्थ है चेहरे की भाव भंगिमा। लरजना, लरजना अर्थात कांपना, हिलना, डुलना, भयभीत होना। नोचना किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पीपियाँ ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए। कनस्तर टीन का चौखुटा पीपा। मटका मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड, रिक्त संसार। अरण्य कांड यहाँ अर्थ है बिखरा हुआ। मुरझाना चेहरे से उदासी प्रकट होना। रौद्र क्रोधपूर्ण, करुण। दया अनुकंपा, पछताना, पश्चाताप करना। सिर झुकाना शर्मिंदा होना, सिर धुनना, पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त लकड़ी का बना तख्ता। छात्रों, अब हम इस कविता की एक एक पंक्तियाँ पढ़कर उसका अर्थ, भाव और उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। कवि लिखते हैं, मेरे यहाँ छापा पड़ा। छापा अर्थात आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अचानक इनके घर की तलाशी लेने आधम के, जिन्हें कहीं से यह सूचना मिली थी कि इनके घर में बहुत सा काला धन या अनधिकृत संपत्ति है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा। और बताया कि छापा भी कोई छोटा मोटा नहीं था। दो चार लोग नहीं आए थे छापा मारने के लिए, कई लोग आए थे। क्यों? उन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि इनके यहाँ बहुत अधिक काला धन या अनधिकृत रुपया पैसा सब जमा है, एकत्रित है, इकट्ठा है। वे आए, घर में घुसे, क्योंकि उनका आना जो होता है अचानक होता है। किसी को इसके बारे में पता नहीं होता और किसी को मौका भी नहीं देते देखने संभलने का। और बोले, सोना कहाँ है?
अब यहाँ पर आयकर विभाग वालों के द्वारा जो सोना शब्द कहा गया है उनका अर्थ है गोल्ड, सोना जो धातु है, जो बहुत महंगी है, जिसके लिए सब जान देने और लेने के लिए उतारू रहते हैं। पर लेखक ने उसका अर्थ अलग रूप में लगाया। लेखक क्या कहते हैं? मैंने कहा मेरी आँखों में है। यहाँ पर लेखक जो हैं सोना का अर्थ नींद से लगाते हैं, जो एक शारीरिक क्रिया है। कहते कि मेरी आँखों में सोना, नींद मेरी आँखों में है। क्यों? कई रात से सोया नहीं हूँ, इसलिए मेरी आँखों में नींद है, सोना है, सोना चाहता हूँ मैं। वे रोष में, रोष अर्थात गुस्सा, आक्रोश, क्रोध में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। यहाँ पर क्या है? स्वर्ण का अर्थ सोना है। आयकर विभाग वाले क्या बोलते हैं कि जो सोना तुमने छिपा कर रखा है अपने घर में, वह सोना लाओ, मुझे दो। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण। यहाँ सोने, स्वर्ण का अर्थ सुवर्ण भी होता है, जिसका अर्थ है सोना। तो लेखक कहता है कि सुवर्ण, यहाँ सुवर्ण का अर्थ भी दो होता है, एक सोना है, दूसरा सुंदर अक्षर। आयकर विभाग वालों की दृष्टि में सुवर्ण मतलब सोना, साहित्यकार की दृष्टि में सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। तो लेखक ने कहा कि सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, कि सुंदर अक्षर जो है मेरी कविताओं में हैं, मेरी रचनाओं में हैं, मेरे काव्य में हैं। उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले, चिढ़ गए, क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया। गुस्सा करते हुए बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से, अनधिकृत गलत ढंग से, या जिसका अधिकार मुझे या हमें या आपको न हो, उसे क्या कहते हैं? अनधिकृत। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित, अर्जित मतलब एकत्रित किया गया, जमा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ अर्थ चाहिए। यहाँ अर्थ का अर्थ है धन, संपत्ति, वेल्थ। मैं मुस्कुराकर बोला, लेकिन लेखक ने यहाँ पर अर्थ का अर्थ जो है वो अलग शब्द में लगाया। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ जो है मतलब के रूप में लगाया गया है। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, मेरी नई कविताएं पढ़िए, आपको उनका अर्थ ज्ञात होगा, प्रतीत होगा, तुम्हें मिल जाएगा। कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। बताया कि कविताएं पढ़िए, उसमें अर्थ है, अगर मिलता है तो ढूंढो। वे कड़क कर बोले, कड़क कर तेज आवाज में, रौबदार आवाज में डांटते हुए बोले, चांदी कहाँ है? चांदी भी एक बहुमूल्य धातु है। मैं भड़क कर बोला, मैं भी। यहाँ पर कड़क कर और भड़क कर ये तुकांत शब्द हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं, राइमिंग शब्द हैं। मैं भड़क कर बोला, भड़कना अर्थात गुस्सा करना। मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ बालों में चांदी आने का अर्थ है बालों में सफेदी आना। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत अर्थात भ्रमित, चकित, विस्मित। यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? नोट अर्थात मुद्रा या करेंसी। ये जो मुद्रा या करेंसी का अर्थ है, ये इनकम टैक्स वालों की दृष्टि से है। लेखक ने उसका अलग अर्थ लगाया फिर से।
लेखक ने बताया कि वे नोट जो हैं अर्थात पढ़ाई के लिए लिखित सामग्री, उसे नोट कहा जाता है, वे नोट परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करते हैं, अभी नहीं तैयार किया है। वे गरज कर बोले, गरजना अर्थात क्रोध में, गुस्से में। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा का अर्थ भी क्या होता है? करेंसी होता है, नोट होता है, रुपया होता है। मैं लरज कर बोला, लरजना अर्थात हिलना, डुलना, कांपना, डरना। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहाँ पर लेखक या कवि का जो मुद्रा का अर्थ है वह है चेहरे का भाव भंग, चेहरे की भाव भंगिमा बताए। मुद्रा तो मेरे चेहरे पर है, आप मेरा चेहरा देखिए, मुखमंडल देखिए, मेरी मुद्राएं आपको पता चल जाएंगी। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। जबकि हर व्यक्ति ये समझ सकता है कि फटे हुए तकिए में कोई रुपया, पैसा, सोना चांदी छिपा के नहीं रखेगा। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पड़ी पीपियों को टटोला। पीपियों छोटे बर्तन धात के बने हुए जिसमें दैनिक उपयोग के सामान रखे जाते हैं। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। अब आप बताएं, गुल्लक में कितना रुपया, कितना काला धन कोई रख सकता है? पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। बताइए क्या? एक ही तत्व, हर बात एक ही बात हर जगह रही, क्या है? खाली खाली, रिक्तता रिक्तता। क्योंकि घर में जब कुछ हो तब न उन्हें प्राप्त होगा। कनस्तरों में, कनस्तर अर्थात टीन के बने चौकोर बर्तन जिसमें आटा, चावल आदि रखा जाता है। मटकों में पानी का घड़ा, मिट्टी का बना हुआ घड़ा जिसमें पानी रखते हैं। सब में ढूंढा, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड अर्थात खाली खाली खाली, कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, अरण्यकांड अर्थात रिक्तता, गरीबी, अव्यवस्था, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। पहले जिस भाव से, प्रसन्नता से आए थे कि हम रेड मारेंगे, छापा मारेंगे, बहुत धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनकी सारी मंशा, सारी इच्छा, सारी लालसा अपूर्ण रह गई, अधूरी रह गई। लेखक की घर की यह दयनीय दशा देखकर उन्हें अफसोस हुआ, दुख होने लगा और उनके 20 सूत्री सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। जो अभी तक उनके वो रोब से बात कर रहे थे, रौद्र मतलब क्रोध से बात कर रहे थे, गुस्से से बात कर रहे थे, डांट डपट कर बात कर रहे थे, लेखक की दयनीय दशा देखकर, आर्थिक दुर्दशा देखकर, तंगी देखकर उनके हृदय में करुण रस समा गया, दया के भाव पैदा हो गए, द्रवित हो गए। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। सिर झुकाकर, सिर झुकाना अर्थात लज्जा के भाव से, शर्म के भाव से लज्जित होकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए। सिर धुनना अर्थात पश्चाताप करना या दुखी होना, कि पछताइए मत, दुखी मत होइए। मेरे घर में, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। क्या बात है? कि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते,
अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, क्योंकि नियम यही है, व्यवस्था यही है कि जब हमारे पास धन अधिक होता है तो सरकार हमारे धन पर टैक्स लगाती है, कर लगाती है विविध प्रकार के, और हम सरकार को टैक्स देते हैं। अगर टैक्स नहीं देते, कर नहीं देते, भुगतान नहीं करते समय से, तो इस तरह से छापा मारकर सरकार हमारे धन को क्या है, ले लेती है, छीन लेती है, हड़प लेती है, चाहे जिस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। पर नियम ये भी बनता है कि जब हम सरकार को, हमारे पास जब धन रहता है तो हम देते हैं और सरकार हमसे लेती है, तब नियम ये भी होता है कि जब हमारे पास नहीं है तो सरकार हमें दे भी। एक जिम्मेदार सरकार की यह सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि यदि उसके देश के नागरिक विपत्ति में हैं, विपन्नता में हैं, तो वह उनकी मदद करे, सहायता करे उनकी। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, आप उन्हें निकलवा लेते हैं, ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है, हक है, आपका कर्तव्य है, पूरा कीजिए, निकलवा लीजिए। मुझे इस बात पे कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, तो जहाँ आपका अधिकार है कि हमारे पास अतिरिक्त धन है, ज़्यादा धन है, अनधिकृत है, तो आप ले लें आकर के, तो वहाँ आपका कर्तव्य भी होना चाहिए कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए कुछ व्यवस्था भी कर दें। जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, अर्थात जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं, मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उतनी तो सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी ही चाहिए कि आम नागरिकों की जो मूलभूत या प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, यदि वे खुद अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में अक्षम हैं, असमर्थ हैं, तो सरकार उनके लिए हाथ बढ़ाए, आगे आए और उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दे। क्योंकि इसी भाव से, इसीलिए हम लोग सरकार को विविध प्रकार का टैक्स देते हैं, कर देते हैं। सरकार का अधिकार यदि लेना है तो उसका कर्तव्य देना भी है। तो छात्रों, इस तरह से ये कविता जो है यहाँ पूरी होती है। यह कवि की रचना गोरी बैठी छत पर से यह काव्यांश जो है उद्धृत है, लिया गया है। आशा है आपने कविता का भावार्थ, अर्थ अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।